लगी तो है इसमें। 60 क्वेश्चन वाली है ना। हम्म। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए दोस्तों, हम लोग ट्रायंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई। और कल मैंने आपको काफी क्वेश्चंस कराए थे और आज हम उसी श्रृंखला में आगे चलेंगे। ठीक है भाई। और ज्योमेट्री की शीट 2 मेरे दोस्तों आज खत्म हो जाएगी। चलो, उससे पहले दो तीन बातें मुझे आपको समझानी है। देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं आपके सामने क्वाड्रेटल बनाता हूं, क्या बनाता हूं? क्वाड्रेटल। कैसा भी आप क्वाड्रेटल बना दो, ठीक है ना, चतुर्भुज। तो दोस्त, मैंने आपके सामने एक चतुर्भुज बनाया है, ABCD। देख पा रहे हैं मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर देख पा रहे हैं। तो क्वाड्रेटरल है मेरे दोस्तों, क्वाड्रेटरल। इन एनी क्वाड्रेटरल, मैंने आपके सामने मेरे दोस्तों क्या बनाया? क्वाड्रेटरल बनाया है, ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों, इस पे आमने सामने के मेरे प्यार भी, मैंने तो ये बहुत जगह में यूज करूंगा, फिर आप बार बार पूछते हो सर कैसे आया कैसे आया। तो जो भी मैं आपको थ्योरम्स कहता हूं उसको बिल्कुल मन में बिठा लिया करो। मैंने आपके सामने क्वाड्रेटरल बना लिया मेरे दोस्तों, और आमने सामने के ये एंगल है A डिग्री और B डिग्री का। भाई ये वाला एंगल A डिग्री है, और दोस्तों ये वाला जो एंगल है मेरे दोस्तों ये B डिग्री है। ये A डिग्री का है, ये B डिग्री का है मेरे दोस्तों, आमने सामने के। बाकी जो दो वर्टेक्स हैं A और C मेरे दोस्तों, इन पे खींचे गए मेरे प्यारे भी एक्सटीरियर। एक्सटीरियर, ये वाला जो एंगल है मेरे दोस्तों X डिग्री का है, ये X डिग्री का है। और मेरे दोस्तों ये वाला जो एंगल है मेरे प्यारे भाई, ये Y डिग्री का है। क्या आपको ये बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो भाई मैंने आपके सामने कोलेटरल बनाया है, ABCD, ठीक है भाई। तो इसमें मैंने चतुर्भुज बनाया, कैसा भी चतुर्भुज बनाया हो, उसमें आमने सामने के अपोजिट वर्टेक्स के मैंने इंटीरियर ले लिए हैं, और आमने सामने के अपोजिट वर्टेक्स के मेरे दोस्तों मैंने एक्सटीरियर एंगल लिए हैं। तो कंसेप्ट ये कहता है मेरे दोस्तों, इन दोनों का सम बराबर होगा, यानी कि A प्लस बी जो है मेरे दोस्तों वो X प्लस वाई के इक्वल होगा। A डिग्री प्लस B डिग्री बराबर X प्लस वाई। A प्लस बी जो है मेरे दोस्तों वो कितना होगा? X प्लस वाई होगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, A डिग्री प्लस B डिग्री मेरे दोस्तों कितना होगा? X प्लस वाई होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कैसा भी कोलेट्रल बना लीजिए मेरे दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आमने सामने के आपको इंटीरियर एंगल दिए हैं, और आमने सामने के आपको एक्सटीरियर एंगल दिए हैं मेरे दोस्तों, आमने। तो इन दोनों का जो सम है मेरे दोस्तों वो बराबर होगा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी, कोई समस्या? मतलब आपको कोई भी तीन एंगल दे दिया जाए तो आप चौथा एंगल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है भैया। अब मेरे दोस्तों आपके मन में आएगा सर ये कैसे हुआ? तो कैसे पैसे कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। भाई ये अभी मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं, आपने अपनी कॉपी में तो छापे लिया होगा ये। भाई अगर मेरे दोस्तों यहां से, प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका डायगोनल बीडी खींच देता हूं, भाई डायगोनल बीडी, ये मैंने इसका विकर्ण खींच दिया, इसको कहते हैं हम डायगोनल, या हिंदी में क्या कहते हैं? विकर्ण। मैंने इसका डायगोनल खींच दिया। तो मेरे दोस्तों सपोज ये दो टुकड़े हो जाएंगे भाई, ये एक A1 डिग्री हो गया, A2 डिग्री हो गया, ठीक है ना। दो दो हिस्से हो गए। आप बोलोगे जी सर। मेरे दोस्तों ऐसे ही ये भी दो टुकड़े हो गए, B1 डिग्री हो गया, और मेरे दोस्तों ये वाला जो ये B2 डिग्री का हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अगर आप इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे मेरे दोस्तों, इस वाले ट्राइंगल को, तो यहाँ पे A1 डिग्री है, B1 डिग्री है, किसके बराबर है? X के है भाई। यहाँ पे A1 प्लस B1 किसके बराबर है मेरे दोस्तों? X के बराबर है, एक्सटीरियर एंगल। आप बोलोगे हाँ जी सर। सेम इसी तरीके से अगर आप इस वाले ट्राइंगल को देखोगे मेरे दोस्तों, ये A2 डिग्री है, B2 डिग्री है, किसके बराबर है? Y के है भाई। तो A2 डिग्री प्लस B2 डिग्री मेरे दोस्तों किसके बराबर है? Y डिग्री के बराबर है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। और जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे, जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे,
ये A1 प्लस A2 क्या आ जाएगा, A डिग्री हो जाएगा। ये B1 प्लस B2 क्या हो जाएगा, B डिग्री हो जाएगा। तो A प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, X प्लस वाई डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ गई। तो बहुत ही बेसिक और साधारण सी बात मैंने आपको समझाई। चलिए, सेम इसी प्रकार से मेरे दोस्तों, अगर मैं आपके सामने एक क्वाड्रेटल ऐसे बना लेता हूं, मैंने आपके सामने मेरे दोस्तों एक क्वाड्रेटल ऐसे बना दिया, कैसे भी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपके सामने एक चतुर्भुज बना दिया दोस्तों इस प्रकार से, ABCD। क्लियर है, हाँ जी, ABCD मेरे दोस्तों। तो प्यार से मेरे दोस्तों आपको समझना है, मैं दो लगातार इंटीरियर एंगल ले रहा हूं, दो लगातार आंतरिक कोण लिए मैंने, A डिग्री और B डिग्री। ठीक है भाई, और दो वर्टेक्स पे लगातार एक्सटीरियर एंगल ले रहा हूं। ये एक्सटीरियर एंगल मेरे दोस्तों X डिग्री का है, और ये मेरे दोस्तों इसको आगे बढ़ाएंगे, ये एक्सटीरियर एंगल मेरे दोस्तों Y डिग्री का है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहां भी सम इक्वल होगा। तो मैंने आपके सामने क्वाड्रेटल बनाया है, दो कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स पे मैंने इंटीरियर लिए हैं, ये लगातार हैं मेरे दोस्तों AD, ये लगातार हैं, और दो लगातार वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल लिए। तो यहां भी सम बराबर होगा, यानी कि A डिग्री प्लस B डिग्री जो है मेरे दोस्तों X प्लस वाई के बराबर होगा। बोलो, जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब ऐसा क्यों हुआ मेरे दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं भैया। देखिए मेरे दोस्तों, भाई देखिए ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इसको कहूं कि ये वाला एंगल जो है इसको मैं बी नाम देता हूं, बी। भाई ये वाला जो एंगल है मेरे दोस्तों, मैं इसको नाम देता हूं एंगल सी। अभी तो ये एंगल एक्स क्या है, 180 डिग्री माइनस बी। ये एंगल वाई क्या है, 180 डिग्री माइनस सी। अगर मैं यहां से एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालूंगा, ध्यान सुनेगा, तो एक्स कितना, भाई ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 डिग्री होता है। तो अगर ये बी है तो एक्स का मान क्या, एक्स का मान है 180 डिग्री माइनस एंगल बी। वाई कितना है मेरे दोस्तों, ये भैया वाई क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है सी है, तो ये वाई आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल सी। तो 180 माइनस 180 होगा 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में से बी प्लस सी को घटाएंगे तो क्या बचेगा मेरे दोस्तों, 360 डिग्री में से बी प्लस सी को घटाएंगे क्या बचेगा। आप अच्छी तरीके से जानते किसी भी क्वाड्रेटल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अगर 360 डिग्री में से इन दोनों एंगल को घटा देंगे तो बाकी दोनों एंगल का सम आ जाएगा ना, A डिग्री प्लस B डिग्री। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यहां तक हमें एक भी पैसे का डाउट नहीं है। राम राम भाई, यहां तक कोई समस्या। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 69। अब मैंने आपको दोनों बातें बताई, इन दोनों बातों पे मैं आपको तीन क्वेश्चंस कराऊंगा, जरा करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आवाज आ तो रहा है रवि। अरे भैया अर्थमेटिक भी चालू हो जाएगा 5-7 दिन में, थोड़ा पेशेंस धीरज नहीं रख सकते आप लोग। क्या केवल अर्थमेटिक पढ़ के नौकरी ले लोगे। अभी अर्थमेटिक पढ़ाना शुरू कर दूंगा ना, नंबर सिस्टम, तो कहोगे सर नंबर सिस्टम नहीं परसेंटेज पढ़ाओ, परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो कहोगे रेशियो पढ़ाओ, रेशियो पढ़ाऊंगा तो कहोगे प्रॉफिट लॉस पढ़ाओ। जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं पढ़ना है, जो अभी हुआ नहीं वो करना है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ज्योमेट्री चल रही है, एलजबरा पढ़ना है, एलजबरा चल रही है तो टिग्नोमेट्री पढ़ना है, एडवांस चल रहा है तो अर्थमेटिक पढ़ना है, अर्थमेटिक पढ़ना है तो चल रहा है तो एडवांस पढ़ना है, परसेंटेज चल रहा है तो नंबर सिस्टम पढ़ना है। भैया ऐसा क्यों करते हो आप लोग, एक चीज से क्यों आप संतुष्ट नहीं होते। पढ़ना तो शुरू से लेके आखिर तक सब कुछ है ना, ये भेदभाव क्यों करते हो। आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, आपको कोई काम पसंद नहीं है, हर किसी को सरकारी नौकरी का अपना काम पसंद नहीं आता। ठीक है, और पैसा इतना बड़ा भी मोटिवेशन फैक्टर नहीं कि आप बोरिंग काम कर लो।
सपोज आपको एक मोटी सी फाइल दे दी जाती है, भाई इस फाइल को जो आप जरा जो है चेक करिए, आपको बिल्कुल एक एक पैसे के हिसाब लगाना पड़ रहा है, तो क्या आप वो काम करोगे? नहीं, करना पड़ेगा। इसी तरीके से गणित है, आपको पसंद हो ना हो ऐसे में घुस जाओ, आपको शुरू से लेकर आखिर तक पूरा पढ़ना है। अगर नौकरी चाहिए तो संपूर्ण पढ़िए या बिल्कुल मत पढ़िए, लेकिन बीच में मत रहिए। दो या बच्चे कामयाब होंगे, या तो संपूर्ण पढ़ते या बिल्कुल नहीं पढ़ते। जो बीच में हल्का फुल्का पढ़ते उनका कुछ नहीं होता। ना पढ़ने वाले लोग दुनिया चलाते हैं और संपूर्ण पढ़ने वाले लोग नौकरी करते हैं। और बीच में पढ़ने वाले लोग जो है, कटोरा मंगवा रखे मैंने, वो मुझसे ले जाते हैं, चौराहे पे खड़े वो। कैसे विद्यार्थी हो पता नहीं आप। बार बार मैं एक ही चीज कहता हूं, संपूर्ण पढ़िए या बिल्कुल मत पढ़िए, लेकिन बीच में मत रुकिए। इन द ट्राइंगल डीईएफ सोन बिलो एबीसी टेकन ऑन डीई डीएफ एंड ईएफ रेस्पेक्टिवली। ट्राइंगल मेरे दोस्तों डीईएफ है, इस पे 3 पॉइंट एबीसी लिए गए इस प्रकार से कि मेरे प्यारे भाई, ये ईसी एसी के बराबर है, सीबीसीएफ के बराबर है, एंगल डी 40 है। एंगल डी 40 डिग्री का है, तो आपसे एंगल एसी भी पूछा है। सवाल समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? एंगल डी 40 डिग्री का है, तो आपसे क्या पूछा है? एसी भी। मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, आप कहोगे जी मैं दोनों तरीके से दोस्तों आपको इस सवाल बताऊंगा। ठीक है भाई, सवाल में ये बोल रखा है कि ये जो एंगल डी है ये 40 डिग्री का है, और आपसे पूछा है मेरे दोस्तों ये एंगल एसीबी ये कितना है, ये तो पूछा है आपसे। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। अब सवाल में बोला गया है कि यहां ईसी जो है एसी के बराबर है, सीएफ जो है सीबी के बराबर। पहला बेसिक तरीका, बेसिक तरीका क्या है कि भाई अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर है तो दो एंगल बराबर होंगे। ठीक भाई, अगर ये वाला एंगल थीटा है दोस्तों तो ये वाला एंगल थीटा होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया जी ईसीए। सेम इसी प्रकार से मेरे दोस्तों ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। आप बोलोगे जी सर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अब आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों, अगर मैं बड़े ट्रायंगल को देखता हूं, बड़े ट्रायंगल डीईएफ को, ये 40 डिग्री है, तो बाकी जो दोनों एंगल बचे थीटा और अल्फा, इनका सम कितना आ जाएगा? बाकी जो एंगल होंगे मेरे दोस्तों थीटा प्लस अल्फा, इनका सम कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 140 डिग्री। भाई यहां 40 है तो बाकी ये जो थीटा प्लस अल्फा 140 हो जाएगा, टोटल सम 180 होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर। भाइयों अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है भाई, थीटा प्लस अल्फा 140 डिग्री हो गया, आपको ये निकालना है ये। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से, बहुत प्रेम भाव से। इस क्वाड्रेटल को गौर से देखो, आपको चतुर्भुज दिखाई दे रहा है? क्या आपको एक क्वाड्रेटल दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों? एक क्वाड्रेटल दिखाई दे रहा है, चतुर्भुज। बहुत गंदी नजरों से आपको देखना है। इस क्वाड्रेटल में देखो, आमने सामने के इंटीरियर हैं और बाकी जो दो वर्टेक्स है उन पे एक्सटीरियर है। तो अभी अभी थ्योरम पढ़ाइए कि आमने सामने के इंटीरियर का जो सम है वो अपोजिट आमने सामने के एक्सटीरियर के सम के बराबर होगा। अगर यहां थीटा प्लस अल्फा 140 डिग्री हो रहा है तो इन दोनों का सम भी 140 होना चाहिए। 40 है तो एंगल कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 100 डिग्री आ जाएगा, 100 डिग्री। ये भी ना बहुत शॉर्ट में आपको समझा, 100 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। If these two angle theta plus alpha is 140, then these two angle should be 140। अभी 5 मिनट पहले तो ये थ्योरम पढ़ाई है, ठीक है ना? पूछ लो बेशर्मों की तरह। कैसे बेशर्म व्यक्ति? थीटा प्लस अल्फा 140 है तो 40 प्लस 100 ये भी 140 होना चाहिए था, तो 100 डिग्री आ गया। ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलें। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अब मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या आपने थीटा और अल्फा का मान निकाला कहीं? इस सवाल में मेरे दोस्तों क्या आपको ये जो एंगल ई है और ये जो एंगल एफ है, क्या आपको इसका मान दे रखा है? क्या आपको थीटा और अल्फा की वैल्यू दे रखी है? नहीं। बट फिर भी इस सवाल का आंसर आप निकाल पा रहे हो, क्यों? क्योंकि इस सवाल का आंसर ये थीटा और अल्फा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। आपका जो आंसर है वो केवल इस बात पे निर्भर कर रहा है, भाई ये एंगल 40 डिग्री है तो ये एंगल ई है और ये एंगल एफ है मेरे दोस्तों। इन दोनों एंगल का सम कितना है? तो आपका जवाब होगा सर
इन दोनों एंगल का सम है 140 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम आपको पता है, ना तो आपको एंगल ई का मान पता है, एंगल ई क्या है, ना आपको एंगल एफ का मान पता कि एंगल एफ क्या है। आपको बस ये पता है कि इन दोनों का सम 140 डिग्री है, और ना आप इन दोनों एंगल के बारे में निकाल सकते। और आपसे सवाल में ये पूछा है, तो आप कल ही मैंने इस चीज के बारे में चर्चा की थी कि यानी कि सवाल का जो आंसर है, इस एंगल की जो वैल्यू है, वो इस बात पे निर्भर कर रही है, इस इक्वेशन पे, कि इन दोनों एंगल का सम 140 है। एंगल ई और एंगल एफ की इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। थीटा प्लस अल्फा यहां पर फिक्स है। क्लियर है दीपक? जो बेटा अभी बताया वो बेसिक था, और जो अब बता रहा हूं वो एडवांस है। ठीक है ना? आपको पता नहीं कौन सा बेसिक चाहिए, मुझे जो है समझ नहीं आता। बिल्कुल हो जाएगा मुकेश। यानी कि देखिए, ना तो आपको यहां पे एंगल ई के बारे में पता है, ना एफ के बारे में पता है, लेकिन आप केवल इतना जानते हो कि इन दोनों का सम 140 डिग्री है। तो आंसर एंगल ई और एंगल एफ के मान पे डिपेंड नहीं कर रहा, आंसर केवल इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों का सम कितना है। तो आपको जो पसंद आए ई और एफ की वैल्यू आप वो ले सकते हो, जो भी आपको पसंद आए मेरे दोस्तों, जो भी आपको पसंद आए। अभी ये आपके ऊपर चॉइस है मेरे दोस्तों। एक बच्चा कहता है कि सर यहां पे 70-70 ले लो, मैं आपकी बिल्कुल बात मानूंगा, ई को भी 70 ले लो, एफ को भी 70 ले लो, आप जो मर्जी आए वो ले लो मेरे दोस्तों। वो कि सवाल ज्योमेट्री का है नहीं है, सवाल बन गया अलजेब्रा का। भाई ये भी 70 डिग्री मान लिया मैंने, ये भी 70 डिग्री मान लिया। आप बोलोगे जी सर अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, आइसोसेलेस है। भाई ये 70 है, ये 70 है, तो कितना आ जाएगा? 40 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 180 हो गया। ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा मेरे दोस्तों। सम 180 होना चाहिए। अब बताओ, ये सीधी रेखा है, पूरा 180 होना चाहिए, ये 40-40-80 हो रहा है, तो कितना आएगा? 100 डिग्री आ गया कि नहीं? कुछ भी आप कर लो, आंसर 100 डिग्री से हिलने वाला नहीं है। रोशन कह रहे सर 140 कैसे आया, समझ नहीं आया। रोशन, क्या आपके दिमाग की सारी नसें ठीक से काम कर रही हैं? नजदीकी डॉक्टर से देखो। अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 40 डिग्री दे रखा है, तो बाकी के जो दो एंगल हैं उनका सम कितना होगा? 140 डिग्री। 40 प्लस 140 करेंगे तो ही तो 180 डिग्री होगा। कुछ भी ले लो, आंसर टस से मस नहीं होगा। 100 नहीं लिया जा सकता? क्यों नहीं लिया जा सकता 100? मैं लेकर दिखाऊंगा तुमको। ये सवाल देखिए मेरे दोस्तों, मैंने अभी समझा, जरूरी नहीं कि आपको अभी समझ में आ जाए, बस इसको देख लो, है ना? ये आपको 3-4 महीने में, जब ज्योमेट्री भी, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा सब कुछ पढ़ लोगे, पूरा एक जो है यूनिवर्स तैयार हो जाएगा, तब जाके। मार्वल की पिक्चर देखते हो ना, अभी बीच में से देख लोगे जो है आप, अभी बीच में से आपने देख ली कैप्टन मार्वल, कुछ भी समझ नहीं आएगा। मार्वल की 22-23 फिल्में जब पूरी देखेंगे, पूरा यूनिवर्स, तब जाके अपने आप रिलेट करोगे। ऐसे ही है, एडवांस के जो टॉपिक है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जरूरी नहीं कि हम आप पढ़े अभी समझ में आ जाए, नहीं। इन दोनों का सम 140 है, जो मर्जी है वो मान लो। ठीक है भाई, ये मैं मान लेता हूं कि दोस्तों 90 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, 90 ये 50। और ये न्यू स्टूडेंट का रोना बंद कर दीजिए, कोई सुन नहीं रहा तुम्हारी। न्यू स्टूडेंट के नाम में रोई मत, सभी न्यू स्टूडेंट है, सभी आंसर बता रहे हैं। आप न्यू स्टूडेंट से ज्यादा कहिएगा सर खच्चर गधा स्टूडेंट है, तो ठीक रहेगा। न्यू स्टूडेंट है तो क्या तुम्हारी आरती उतारू मैं? 90 डिग्री, ये मैंने 90 ले लिया, 50 ले 140 डिग्री। और भी तो बालक हैं, आंसर कैसे बता रहे हैं? वो कौन से पुराने हैं, बाबा आदम के जमाने के थोड़ा ना है वो। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो कितना आ जाएगा ये? 0 डिग्री का। ये सवाल ज्योमेट्री का है नहीं, दिस इज कंप्लीटली अलजेब्रा। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। 90 है, 90 है, तो कितना आ जाएगा? 0। ये मैंने कितना मान लिया? 50। ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, आइसोसेलेस। 50 50 100, ये कितना हो गया? 80। टोटल 180 होना चाहिए, टोटल नहीं बदलेगा। ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा, सीधी रेखा का मतलब 180, 80 है, ये 0 है, तो कितना बचेगा? 100।
100 प्लस 80 180 होता है, 100 डिग्री। कुछ भी कर लो, आंसर यही आएगा। ठीक है जी। अगला सवाल करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया, मैं एक और सवाल करवाऊंगा आपको सेम। अच्छा, पहले आप खुद कोशिश करना। सवाल नंबर है दोस्त 70। ये बताओ जल्दी, इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है भाई? हाँ, ये बच्चा पूछ रहा पता कैसे चलेगा कि ये सवाल पुट से होगा? भैया मैंने आपसे क्या बोला, आप हमारे शब्दों को नहीं सुन रहे हैं। सवाल में देखिए, ये एक थ्योरम है, आपके सामने सवाल आया ए बी सी, ये एंगल मेरे दोस्तों थीटा है, थीटा। आपसे पूछा ये वाला एंगल क्या है मेरे दोस्तों, ये एंगल क्या है? ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये ए आर आर पी के बराबर है, ये पी क्यू क्यू सी के बराबर है, ये एंगल आपसे पूछा है, ये एंगल आपको थीटा दिया है। आंसर जो है वो थीटा की टर्म में है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। पिछला सवाल नहीं है, यहां पे ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है। अब ये एंगल थीटा है मेरे प्यारे भी, तो आप मुझे बताइए ये बाकी जो दोनों एंगल है इनका सम क्या है? ये बाकी जो दोनों एंगल हैं भाई, बड़े वाले ट्राइंगल को देखो ना, एबीसी को, ये थीटा है, तो जो बाकी दोनों एंगल है मेरे प्यारे भी, इन दोनों का सम क्या है? तो आपका जवाब होगा सर 180 डिग्री माइनस थीटा। ये थीटा है तो 180 डिग्री माइनस थीटा। क्या आपको इस सवाल में एंगल ए का मान पता है? क्या एंगल सी का मान पता है? क्या कुछ और पता है? नहीं। इस सवाल में आपको केवल इस बात के बारे में जानकारी है कि एंगल ए और एंगल सी, दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री माइनस थीटा है। ना आपको एंगल ए का मान पता है, ना एंगल सी का मान पता है, तो आप अपनी मर्जी से एंगल ए, आपका जो आंसर है केवल इस इक्वेशन पे डिपेंड कर रहा है। ए और सी का मान कुछ भी रख सकते हो, बशर्ते कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाओ, भगवान ने दिमाग लगाने के लिए दिया है। एंगल ए एंगल सी का सम 180 माइनस थीटा है, दोनों को बराबर बराबर कर देता हूं, बराबर बराबर आधा आधा है ना। 180 माइनस थीटा का आधा कितना होता है? 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। दोनों को मैंने इक्वल इक्वल कर ली, क्या इसमें कोई बुराई है? 90 90 180 हो जाएगा, माइनस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा भाई। ये अब देखिए, ये दोनों साइड बराबर है, 90 माइनस थीटा बाई 2, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा बाई 2। बोलो, ये 90 माइनस थीटा बाई 2, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा बाई 2। हाँ जी, क्या इसमें कोई परेशानी? इसमें कोई भी परेशानी नहीं है भाई। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 डिग्री भाई, 90 90 180 हो रहा है। ये माइनस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 माइनस थीटा आ रहा है, माइनस थीटा फालतू का, इसको गायब करने के लिए थीटा होना चाहिए। टोटल आपको 180 करना है, बच्चे की तरह नहीं लिखना होता है बेटा, बच्चे नहीं हो अब आप। ये माइनस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा कैंसिल होगा, 90 90 180 ही रहेगा। थीटा आ गया, सवाल समाप्त। कितना समय लगेगा? 3 सेकंड लगेगा। एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों। बाकी अल्फा बीटा मान के बेसिक जुगाड़ आप लगा सकते हैं, जो मैंने आपको पहले समझाया था। ये बताइए जी, सवाल नंबर 71। बेटा निखिल, ये जो ऊपर लगा होता है ना, इक्वल का साइन है ना, अगर ये ऊपर लगा हुआ ना, क्यू एफ और क्यू डी बराबर है, ये आर एफ और आर डी बराबर है, अपनी मर्जी से निखिल। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, आपके सामने ट्राइंगल पी क्यू आर है, डी ई एफ जो है वो 3 साइड है, ठीक है भाई, पी क्यू क्यू आर और आर पी पे। सवाल में दे रखा है एंगल आर पी क्यू 62, एंगल आर पी क्यू 62 डिग्री का है, तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों एंगल ई डी एफ। ई डी एफ, सवाल को मैं बड़ा कर देता हूं, ये 62 डिग्री का है और आपसे ये वाला एंगल मेरे दोस्तों पूछा गया है, ई डी एफ। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है मेरे प्यारे भाई। अगर ये एंगल 62 डिग्री है, प्यार से समझिएगा, तो मेरे दोस्तों ये जो बाकी जो दोनों एंगल हैं, ये जो बाकी दोनों एंगल है, इन दोनों का सम कितना होगा?
ये 62 डिग्री दिया है एंगल पी, तो एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सम 180 होना चाहिए सर, 118 डिग्री। इन दोनों एंगल का जो सम है वो 118 डिग्री का होगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपको ये एंगल निकालना है। यानी कि आपके सवाल का आंसर केवल इस समीकरण पे डिपेंड कर रहा है, एंगल क्यू और एंगल आर से कोई लेना देना नहीं है। एंगल क्यू क्या है, एंगल आर क्या है, आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, आप क्यू और आर की वैल्यू को कुछ भी ले सकते हो जो आपको पसंद आए। आप मुझे खुद ही बताओ कि मैं क्या ले लूं, बच्चों बताओ। देखिए अगर एक बच्चा कहेगा सर आधा आधा ले लो, 59 59 59 अगर आप लोगे तो भैया ये दोनों ना डेसिबल में चला जाएगा, वो मुझे पसंद नहीं। तो कुछ और बताइए, चलिए क्या ले लें। हाँ शीश बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला। देखिए मेरे दोस्तों, आप कुछ भी ले लो, आप ऐसा कर सकते हो कि एंगल क्यू को 0 ले लो, एंगल आर को 118 डिग्री ले लो, क्योंकि दिस इज नॉट ज्योमेट्री, दिस इज प्रॉपर एलजेब्रा। 60 58 लेना है 60 58 ले लो, 118 लेना है 118 लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं, ज्यादातर बच्चे 118 लेने के लिए बोल रहे हैं कि भैया मैंने 100 डिग्री ले लिया और मैंने दोस्तों 18 ले लिया, 118 118 होता है ना। अगर मेरे दोस्तों ये वाला एंगल 100 हो जाएगा 100, तो बाकी दोनों का सम कितना बचा, 80। बाकी दोनों एंगल का सम 80 बचा, और दोनों बराबर बराबर होंगे तो 40 40 डिग्री के हो जाएंगे, 40 डिग्री आ जाएगा। ये 40 है, 40 आइसोसेलेस है भाई, ये मैंने 18 मान लिया। तो बाकी दोनों का सम कितना बचा, 162। 180 में से 18 घटाएंगे 162, तो 162 का आधा आधा दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, ये 81 81 डिग्री, ये भी 81 ये भी 81। नाउ लिसन, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब सम शुड बी 180। अब 81 प्लस 40 121 हो रहा है, तो 180 में से 121 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 59 डिग्री। तो दिस एंगल इज 59 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इससे आसान सवाल शायद ही आपने किया हो। ठीक है भैया, बहुत ही प्यारा प्रश्न था, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है, हमसे पहले ही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, आगे चलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है जी आपके सामने, ये हो गया ना 72। ये बताइएगा प्यारे दोस्त, इस सवाल का क्या आंसर है। कर लो भैया कुलदीप, बिल्कुल कर सकते हो। इन बेटा ये सवाल इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इनकी इतनी इज्जत नहीं है कि आप इन पे जो है बहुत समय दिया जाए, इन सवालों को चार चार तरीके से समझा जाए, इतना समय नहीं है भाई। नहीं, इतनी गहरी और इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं, जहां महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वहां वजन डालूंगा। ये बताइएगा, इन ट्राइंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट एंगल एडीसी बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल बीएडी। If angle A is 80 degree, angle C is 38 degree, then what is the measure of angle ADB? बहुत अच्छा सवाल है, करके बताइए मेरे दोस्तों। मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं इस प्रकार से, ये ट्रायंगल हो गया मेरे दोस्तों ए बी सी, ए बी सी। सवाल में ये बोल रखा है कि एंगल ए जो है दोस्तों वो 80 डिग्री का है, और एंगल सी जो है मेरे प्यारे भाई वो कितने डिग्री का, वो 38 डिग्री का है। आप बोलोगे जी सर, और साइड बीसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार से है कि एंगल एडीसी जो है वो एंगल बीएडी का दुगना है। अब साइड बीसी पर मेरे दोस्तों एक पॉइंट डी इस प्रकार से लिया है हमने यहां पर कि एंगल एडीसी जो है मेरे दोस्तों एंगल बीएडी का दुगना है। तो ये जो बीएडी बन रहा है, बी ए डी, बीएडी तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल अगर थीटा है
तो एंगल एडीसी, ये वाला एंगल जो है 2 थीटा है, ये 2 थीटा है। एडीसी जो है एंगल बीएडी का दुगना है, बीएडी थीटा है तो एडीसी 2 थीटा है। तो आपसे पूछा एंगल एडीबी बताओ भाई, एडीबी, ये जो एंगल एडीबी है आपको बताना है। कि इस सवाल में कोई परेशानी हो रही है आपको, क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? भाई अगर बड़े ट्राइंगल को देखेंगे, ये 80 है, ये 38 है, कितना हो रहा है? 118 है, 118 है। तो तीसरा एंगल कितने का हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 62 डिग्री का हो जाएगा, 62 डिग्री। किस्सा में 180 हो जाएगा, 118 है, 180 में से घटाएंगे 62 आ जाएगा। अरे भाई अगर आप ट्राइंगल एबीडी को देखेंगे, त्रिभुज एबीडी को देखेंगे, एक्सटीरियर 2 थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? थीटा आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये एंगल थीटा आ जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इन दोनों का सम होगी ना, थीटा आ गया। थीटा अगर 62 है तो 2 थीटा कितना है? 124। अब ये 124 डिग्री है तो ये कितना बचा? 56। सम शुड बी 180 डिग्री, 56। तो आपसे यहां पे एंगल एडीबी के बारे में पूछा था तो कितना आ जाएगा? 56 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने 73 नंबर, ये जवाब दीजिए जी इस प्रश्न का क्या आंसर है। हालांकि एक प्रश्न कम थ्योरम ज्यादा है। करेगा दोस्तों, जल्दी से कौन करेगा जी इस प्रश्न को? आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी दिया गया है। ई और डी मेरे दोस्तों दो पॉइंट हैं, एसी और बीसी पर, एसी और बीसी पर 2 पॉइंट ई और डी हैं। ठीक है। एएफ जो है मेरे दोस्तों क्या है? एएफ जो है एंगल सीएडी का बाइसेक्टर है, सीएडी का। और बीएफ जो है मेरे दोस्तों एंगल सीबीई का बाइसेक्टर है। ठीक है। तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एंगल ए ई बी, ए ई बी, ठीक है भाई, ए ई बी, हाँ, प्लस एंगल एडीबी जो है और एंगल एएफ बी, इन तीनों एंगल में रिलेशन आपसे पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अभी आप इस थ्योरम को डायरेक्ट भी याद कर सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे डाटा दे के भी सवाल बन सकता है। भाई आपके सामने ट्राइंगल बनाया गया, ट्राइंगल ए बी सी। साइड एसी पर एक पॉइंट ई है, साइड बीसी पर एक पॉइंट डी है। रैंडम पॉइंट्स ले लिए हमने, एडी को मिलाया, हमने बी को मिलाया। अब ध्यान से सुनेगा, एएफ जो है, ये जो लाइन एएफ है, ये एंगल सी ए डी का बाइसेक्टर है, सी ए डी का बाइसेक्टर, इस एंगल का एंगल सी ए डी का बाइसेक्टर है एएफ। ठीक है भाई। ये जो लाइन बीएफ है किसका बाइसेक्टर है? एंगल सीबीई का। एंगल ईबीसी का बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों बीएफ। ध्यान से समझिएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहां पे मिलते हैं मेरे दोस्तों एफ पर। क्या यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि ये जो एंगल है ये है एंगल ए बी, ये एंगल ए बी है। ये जो एंगल है मेरे दोस्तों एडीबी है, एडीबी, एडीबी। और मेरे दोस्तों आपसे पूछा एंगल एएफबी, ये एंगल एएफबी, इन तीनों एंगल में क्या रिलेशन है? तो मेरे प्यारे भाई जो एक्चुअल रिलेशन है वो ये होता है कि जो एंगल एएफबी होगा, ये जो एंगल एएफबी होगा, ये एंगल एईबी, एईबी प्लस एंगल एडीबी, प्लस एंगल एडीबी, इन दोनों का मेरे दोस्तों एवरेज होगा बटे 2। ये जो एंगल एएफबी होगा, ये एंगल एईबी प्लस एंगल एडीबी, इन दोनों का एवरेज होगा, यानी कि इन दोनों का जो सम होगा वो एएफबी का दुगना होगा। तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे भाई सी यहां पर करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा इस थ्योरम को, एंगल ए एफ बी की जो वैल्यू होगी वो एंगल ए ई बी प्लस एंगल ए डी बी का आधा होगी। राहुल, हाँ आशिया, ठीक है भाई।
अब इसमें ये सवाल एक बार तो डायरेक्ट थ्योरम पूछी गई है मेरे दोस्तों, एक बार सवाल ऐसे डाटा देख के भी पूछ लिया था कि मेरे दोस्तों ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है 95 डिग्री का है, और मेरे दोस्तों ये वाला जो एंगल है 80 डिग्री का है। तो आपसे पूछ लेगा कि ये एंगल कितने डिग्री का है, जवाब दीजिए। ये एंगल 95 डिग्री का या 80 डिग्री का, आपसे ये एंगल पूछ लेगा। दिस इज ए थ्योरम, ठीक है भाई। तो आप कहोगे सर ये जो एंगल है इन दोनों का एवरेज होगा। अगर ये 95 डिग्री है तो इन दोनों का सम 95 का दुगुना 190 डिग्री का होगा, 190 डिग्री का होगा। अगर ये 95 है मेरे दोस्तों तो दिस शुड बी द एवरेज, ये बीचों बीच में आएगा। ये 95 से 15 कम है 80, तो ये 95 से 15 ज्यादा होगा 110 डिग्री, 110 डिग्री का एंगल होगा। बच्चे पूछ रहे हैं हाव हाव। देखिए आपको हाव हाव की कोई जरूरत नहीं है, हाय हाय मत मचाइए, इस थ्योरम को सीधा याद रखिए। प्रूफ करने के चक्कर में गएंगे तो 15-20 मिनट खराब हो जाएगा, सीखोगे आप वहां से कुछ नहीं। देखिए जो भी ये थ्योरम्स होती है ना, ध्यान समझिएगा, ये जो थ्योरम्स का जो प्रूफ होता है, ये क्या, ये एक टाइप का मैथमेटिकल प्रोसेस है, ठीक है। और आपको उन्हीं थ्योरम्स का प्रूफ पढ़ना है, उसी मैथमेटिकल प्रोसेस को पढ़ना है जिसके प्रोसेस पे कोई नया सवाल एग्जामिनर बना सके। जिस पे सवाल ही नहीं बनेगा जिसके प्रोसेस पे, उसको आपको प्रूफ जानने की कोई आवश्यकता नहीं। अब गणित में इतने सारे फॉर्मूले, सभी फॉर्मूलों का प्रूफ करोगे तो आपका सिलेबस एक साल तो केवल प्रूफ करने में ही लग जाएगा, तो उसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। आपको उसी थ्योरम का प्रूफ पढ़ना, उसी मैथमेटिकल प्रोसेस को समझना जिसके प्रोसेस पे एग्जामिनर क्वेश्चन बना के देता हो। यहां कुछ है ही नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है। बैंकिंग में नहीं आएगा। तो भाई आपके सामने ट्राइंगल एबीसी है, कैसा भी ट्राइंगल ले लो, उसकी दो साइड पे मैंने पॉइंट डी और ई ले लिए। तो ये बन रहा है मेरे दोस्तों एक एंगल सीएडी, और ये बन रहा है एंगल ईबीसी। सवाल को पढ़ा करो यार, 3-4 बार क्वेश्चन पढ़ा करो। तो आप यहां पे इस एंगल एसीडी का बाइसेक्टर खींचा है मैंने एएफ, ये एंगल सीबीई का बाइसेक्टर खींचा है बीएफए, यहां पे मिलते हैं। तो आपको 3 एंगल ऊपर की तरफ चौंच करते दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और ये बीच वाला। तो बीच वाला जो एंगल होता है इन दोनों का एवरेज होता है, जोड़ के आधा कर दीजिए, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। ये हो गया मेरे दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन। कौन करेगा ये सवाल? 3 से 4 बार एग्जाम में आ रखा है, और दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन एवर आस्क्ड इन एग्जाम्स, जो कि इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल पे बना है। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल सी एक ऑब्ट्यूस एंगल है। बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल एट ए एंड बी मीट बीसी एंड एसी प्रोड्यूस्ड एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। इफ ए बी बराबर ए डी बराबर बीई, तो आपसे पूछा एंगल ए सी बी कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहले तो सवाल में साफ साफ बोल दे, ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी एक्सटीरियर एंगल है, एंगल सी ऑब्टूस एंगल है। तो यानी कि ट्राइंगल कैसा होगा, इस प्रकार से होगा। भाई आपको मेरे दोस्तों एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें मेरे दोस्तों एंगल सी जो है वो कैसा है, ऑब्टूस एंगल है। तो इस प्रकार से ट्राइंगल होगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। तो यहां पे मेरे दोस्तों ये ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें ये वाला जो एंगल सी है ये ऑब्टूस एंगल है, अधिक कोण है 90 डिग्री से बड़ा। आप बोलोगे जी सर। अब हुआ क्या है, एंगल ए और एंगल बी के एक्सटीरियर बाइसेक्टर जो हैं, भाई ये एंगल ए है एक्सटीरियर, ये एंगल ए का एक्सटीरियर है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ा रहे हैं जब हम, ठीक है भाई। ये एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल है, एक सेकेंड, ये एंगल ए का मेरे दोस्तों एक्सटीरियर एंगल है। इसको आगे बढ़ाएंगे, एंगल बी का मेरे दोस्तों एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल ए और एंगल बी के जो बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों, वो बीसी और एसी को आगे बढ़ाने पर पॉइंट डी और ई पर मिलते हैं। मतलब क्या हुआ,
भाई ये एंगल ए का जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर आपने खींचा, ये एंगल ए का आपने एक्सटर्नल बाइसेक्टर खींचा, ये जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है ये बीसी को आगे बढ़ाने पर, बीसी को आगे बढ़ाने पर मेरे दोस्तों कहां मिलता है, यहां मिलता है मेरे दोस्तों पॉइंट डी पर, यहां पॉइंट डी पर जाके मिलता है। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सेम इसी प्रकार से मेरे दोस्तों सवाल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ये एंगल बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, एंगल बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। ये एंगल बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है जो क्या है, जो साइड एसी को आगे बढ़ाने पर ई पे मिलता है। तो साइड एसी को आगे बढ़ाया आपने, कहां मिला है मेरे दोस्तों, ये पॉइंट ई पर यहां पे जाके मिलता है, पॉइंट ई पर। आप बोलोगे जी सर बहुत सही। बड़ा बड़ा चित्र बना रहे हैं। सवाल में ये दिया है ए बी बराबर ए डी बराबर बी, यानी कि जो लंबाई ए बी की है वही लंबाई आपकी ए डी की है और वही लंबाई आपकी बीई की है। ये तीनों साइड इक्वल दी हैं। ये आपसे एंगल एसी भी पूछा गया है। 2014-15 दोनों साल के मेंस में सवाल आया था। सभी को चित्र बनाना आ गया, जिसको चित्र ही बनाना नहीं आता वो जो है ज्यादा से ज्यादा ज्योमेट्री के सवाल करे, जिन जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम ये पढ़े। आपके सामने एबीसी एक अधिक कोण त्रिभुज है, एंगल सी ऑब्टूस एंगल है। एंगल ए और एंगल बी के बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर एंगल ए और एंगल बी के। एंगल ए का एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो है वो साइड बीसी को आगे बढ़ाने पर डी पे मिलता है। एंगल बी का जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर एसी को बढ़ाने पर ई पे मिलता है। ये एडी, ये ए बी और ये बीई इक्वल है। तो आपसे पूछा है कि एंगल एसी भी कितना होगा। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, अगर ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब मेरे दोस्तों अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये लाइन एक्सटर्नल बाइसेक्टर है तो ये अल्फा है मेरे प्यारे भाई, तो ये भी अल्फा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कि यहां तक कोई परेशानी है? नहीं। ठीक है दोस्त, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। एक काम करते हैं, हम अंदर से शुरू करते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखना ना इक्वल भी करना है। सबसे पहले आप देखो इस ट्रायंगल डीएबी को, आप ट्रायंगल बीएडी को देखो, इस वाले ट्रायंगल बीएडी को, ट्रायंगल बीएडी को देखेंगे। ये दोनों साइड बराबर हैं, दोनों एंगल सेम होगा। भाई ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। कैसे? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल बीएडी को देखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड बराबर है, दोनों एंगल बराबर। ये थीटा है, ये थीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा। भाई ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। सेम इसी टाइप से आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप ट्रायंगल ए बी ई को देखेंगे, ट्रायंगल ए बी ई को देखेंगे, ट्रायंगल ए बी को, ये दोनों साइड बराबर हैं तो दोनों एंगल सेम होगा। भाई ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। ट्रायंगल ए बी ई को देखेंगे, दो भुजाएं बराबर हैं तो दोनों एंगल सेम होगा। ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा इस ट्रायंगल का? 2 अल्फा। भाई ये 2 अल्फा है तो ये भी 2 अल्फा, क्योंकि ये लाइन बाइसेक्टर है। केवल ट्रायंगल ए बी ई देखो, बाकी कुछ मत देखो, अंधे हो जाओ। ये अल्फा, ये अल्फा, एक्सटीरियर 2 अल्फा, तो ये भी 2 अल्फा होगा। आप बोलोगे जी सर कि यहां तक कोई परेशानी? यहां तक 1 रुपए की परेशानी नहीं है। अब क्या करें, इतना तो एक नॉर्मल बच्चा भी कर लेगा, ठीक है ना। आप मुझे बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इस सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। दिस सम शुड बी 180 डिग्री। 2 थीटा प्लस 2 थीटा 4 थीटा। तो यहां से आप कह सकते हो मेरे दोस्तों 4 थीटा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 180 डिग्री आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर। सेम इसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखेंगे तो ये भी मेरे दोस्तों क्या है, ये भी जो है एक स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री। 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा यानी कि 4 अल्फा, 4 अल्फा प्लस थीटा 180 डिग्री, 4 अल्फा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। अगर आप यहां से ऑब्जर्व करो तो दोनों इक्वेशन सेम ही हैं, बस अल्फा की जगह थीटा आ गया, थीटा की जगह अल्फा। तो एक तो कंक्लूजन यहां से ये मिलेगा कि अल्फा बराबर थीटा। अगर आप यहां इसमें से पहली इक्वेशन में से दूसरे को घटा देंगे तो अल्फा बराबर थीटा आ जाएगा। लेकिन आपको तो ये वाला एंगल निकालना है, ये अल्फा है, ये थीटा है। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 अल्फा प्लस थीटा मेरे दोस्तों, 5 अल्फा प्लस 5 थीटा 360 आ जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस थीटा आ जाएगा 72, यानी कि मेरे दोस्तों 72 डिग्री का आ गया अल्फा प्लस थीटा।
इन दोनों एंगल का सम 72 है, 72 डिग्री है, 72। तो ये कितना बचेगा मेरे दोस्तों, 108 डिग्री का बचेगा, 180 होना चाहिए। 108 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर था। ये अल्फा प्लस थीटा 72 डिग्री है, तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों, 108। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। बहुत शानदार सवाल है। ये सवाल आ चुका है, हो सकता है आने वाले जमाने में आपसे ये वाला एंगल पूछ ले अल्फा कितने का होगा, या ये पूछ ले तो 36 डिग्री के हो जाएंगे। इन दोनों का सम 72 है, दोनों बराबर बराबर है, 36 डिग्री के होंगे। सवाल बहुत बेसिक है लेकिन बहुत शानदार है। आगे चलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके सामने 75। ये बताइएगा जी। जवाब दो। दोनों को जोड़ दिया ना अंजलि, ऐड कर दिया। बाइसेक्टर परपेंडिकुलर राज अलग अलग होता है। अब मेंस का क्वेश्चन है वायरल भाई ये। अभी जितने भी सवाल चल रहे मेंस के हैं, 2-3 बार रिपीट करके देखेगा। ये वाला सवाल देखो, ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया बट बहुत शानदार एक हाई लेवल क्वेश्चन है। हाई लेवल प्री में नहीं पूछेगा ऐसा सवाल। प्री में बहुत 2 कौड़ी का सवाल पूछता, बहुत इजी, जैसे कल करवाए थे ना मैंने। थीटा 90 प्लस थीटा बाई 2, बाहर काटेंगे 90 माइनस थीटा बाई 2, इजी इजी, ठीक है ना। लेकिन मेंस में कुछ सवाल खतरनाक पूछता है, सारे नहीं भाई। ये आपके सामने क्वालिटल है ABCD। ये 44 डिग्री है, ये 68 डिग्री है, 62 डिग्री है, 59 डिग्री है। आपसे पूछा एंगल DOC, ये पूछा है DOC। तो इस क्वालिटल के बारे में आपको केवल ये एंगल दे दिया आमने सामने के, और कुछ भी नहीं दिया है। क्या करें मेरे दोस्तों, कोई थ्योरम या फॉर्मूला भी नहीं होता कि एंगल पता लग जाए। ये मेरे दोस्तों एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, एक स्पेशल केस है। ये केस लग रहा है तो ही ये सवाल सॉल्व होगा। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, आपको ये एंगल निकालना है, एंगल DOC, ठीक है ना। प्यार से समझने की कोशिश करेगा थोड़ा सा, ठीक है। कल मैंने आपको इन सेंटर और एक्सो सेंटर के बारे में बताया था, याद है ना। ये सब भूल भाल गए, देखिए ध्यान से भाई। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये एंगल 44 है, ये वाला एंगल 44 है, ये वाला एंगल 44 है। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर ये 44 है तो बाकी कितना बचा, 136। ये 68 है तो ये भी 68 डिग्री का आ जाएगा। ये एंगल भी 68 डिग्री का आ गया। बोलो भाई, अगर ये 44 डिग्री है तो पूरी स्ट्रेट लाइन 180 होना चाहिए, 136 बचेगा। 136 का मतलब 68, 68, 68 है तो ये भी 68 होगा। सेम इसी तरीके से अगर ये एंगल 62 डिग्री है, आप इसको आगे बढ़ाइए, 62 डिग्री है तो बाकी कितना बचा, 118। 118 में ये 59 डिग्री है तो ये भी कितना आ जाएगा, 59 डिग्री आ जाएगा। 59, 59, 59, 118 प्लस 62, 180। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा कि ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर है। ये जो है मेरे दोस्तों एंगल बाइसेक्टर है। ध्यान से समझिएगा है भाई, ध्यान से समझिएगा। ये जो है मेरे प्यारे भाई DC जो है ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों। दिस इज एंगल बाइसेक्टर। ये भी 59 59 डिग्री बाइसेक्ट हो रहा है। तो आप ध्यान से समझो, ध्यान से ऐसा समझो मेरे प्यारे भाई कि ये जो ट्राइंगल है मेरे दोस्तों ADB है। ये जो ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, आप केवल इतना दिखाई दो कि ये वाला ट्राइंगल है ADB। ये एक ट्राइंगल है, मैंने आपको कल ही बताया था कि मेरे दोस्तों अगर मैं आपके सामने कोई ट्राइंगल बनाता हूं, ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के मेरे दोस्तों मैं आगे बढ़ाता हूं और ये एक्सटर्नल एंगल बनते हैं, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल के जब मैं बाइसेक्टर खींचूंगा मेरे दोस्तों, तो एक दूसरे को मेरे प्यारे भाई जहां पे मिलते हैं वो पॉइंट हो जाएगा एक्सो सेंटर, ठीक है भाई। अब मेरे प्यारे भाई ये मेरे दोस्तों अगर इंटरनल एंगल खींचूंगा मेरे प्यारे भाई, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो इस प्रकार से होंगे, ये बन जाएगा इन सेंटर। ये वर्टेक्स A है भाई। तो मेरे प्यारे भाई ये जो तीनों पॉइंट होंगे AIO, ये एक सीधी रेखा में होंगे, स्ट्रेट लाइन होगी। और ये जो एंगल A का बाइसेक्टर होगी, ये वाली जो लाइन है, कल ही समझाए तो क्या आपको वही चीज नहीं दिखाई दे रही। यहां ये देखो ट्राइंगल ADB है, ADB।
अभी ये ट्राइंगल समझो कि ये ट्राइंगल था एबीडी, बहुत बुद्धि लगानी है। ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। अभी ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, और आपने एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर खींचे हैं, जाके एक दूसरे को कहां मिलने, सी पे मिल रहे हैं। तो आपने सी से जो ए को मिलाया है अभी, तो ये जो लाइन है मेरे दोस्तों, ये जो लाइन है एंगल ए का बाइसेक्टर बनेगी। अभी ये जो लाइन है मेरे दोस्तों, ये इस एंगल ए का बाइसेक्टर बनेगी, ये जो लाइन एओसी होगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो दिस लाइन शुड बी बाइसेक्ट। अगर आप ट्राइंगल एडीबी को ध्यान से देखेंगे, ट्राइंगल एडीबी को, ये 44 डिग्री है, ये 62 डिग्री है, सम कितना हो रहा है, 108। ये जो एंगल है, ये आपसे एंगल डीओसी पूछा है ना, क्या है ये ट्राइंगल एडीओ का, ये ट्राइंगल एओडी का एक्सटीरियर है। ट्राइंगल एडीबी में ध्यान से देखेंगे 44 है, 62 है, कितना हो रहा है, 108। तो बाकी कितना बचा, 72। अभी 106 हो रहा है, 4 2 6 और 6 4 10, 106, 106। बाकी कितना बचा, 74। 74 है, ये आधा आधा हो जाएगा, 37 डिग्री का, ये भी 37 डिग्री, ये भी 37 डिग्री। अगर ये 37 से 44 है, तो इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 37 प्लस 44 कितना होता है, 81 डिग्री का। तो जो एंगल डीओसी है ये 81 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 37 प्लस 44 81 डिग्री। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है भाई, लोहे का दिमाग चाहिए करने के लिए। अच्छी खासी, मतलब ये देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी टेक्निक जो रैंडम आपके पेपर में आ जाए, आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी नॉलेज वाले हो। जब तक आप ऐसे सवाल एक दो बार अपनी कॉपी में खुद की कलम से नहीं किए रहोगे, वो नहीं हो सकते, ठीक है ना। आपको बेशक ये कंसेप्ट पता है, लेकिन ये सवाल अचानक से आपके सामने आ जाए तो आप नहीं कर सकते। अब आपने एक बार कर लिया, अब इससे मिलती जुलती कोई नई चीज भी आ जाएगी तो भी आप कर लोगे। बेटा ये देखा ना, ट्राइंगल ए डी बी, ये 44 62 106 डिग्री हो रहा है, तो बाकी बचा 74, टोटल 180 होना चाहिए, ये आधा आधा हो जाएगा, 37 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला 76 क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, थोड़ा हाथ पाम मारिए, आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं 77 नंबर। ये बताइएगा जी, लास्ट सवाल है मेरे दोस्तों इस शीट का, सवाल 2018 के मींस में आया था, जो कि 2018 का बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन। जी बताइए जी, इस प्रश्न का क्या आंसर है प्यारे बच्चों। बेटा बाइसेक्टर अलग चीज होती है राज, परपेंडिकुलर अलग चीज होती है। आपको यही नहीं पता क्या करोगे, देखिए ध्यान से सवाल है, और पेपर का पूछा हुआ सवाल है, और ये वाला सवाल पहले किसी टीचिंग के एग्जाम में आया था, ठीक है, और बहुत खतरनाक सवाल है। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें एंगल पी 120 डिग्री है, पी एस जो है परपेंडिकुलर है क्यू आर पे एट एस, ठीक है जी, एंड पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर एस आर। तो आपसे पूछा है एंगल क्यू का मीजर क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है, चलिए जल्दी से करने की कोशिश करिए मेरे दोस्तों। सवाल में देखिए आपको दे रखा है ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी 120 डिग्री, और एंगल पी से परपेंडिकुलर डाला गया पी एस साइड क्यू आर पे। तो ना पी को मैं ऊपर बना लेता हूं, मुझे देखने में अच्छा लगता है डायग्राम। देखिए इस प्रकार से, आपको 120 डिग्री का बनाना है ना, तो मैंने ऐसे ले लिया, ये हो गया मेरे दोस्त, ये हो गया जी पी, एंगल पी, और मेरे दोस्तों क्यू, ये आर, ठीक है ना। अब सवाल को थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करेगा। यहां ये जो एंगल पी है मेरे दोस्तों कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का है। पीएस परपेंडिकुलर डाला गया है मेरे दोस्तों क्यूआर पे, तो ये जो लाइन है पीएस,
ये परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बोला कि पी क्यू प्लस क्यू एस, भैया ये पी क्यू ये प्लस क्यू एस एस आर के बराबर है। तो ये वाला जो एंगल है मेरे दोस्तों, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? तो आपका जवाब होगा ये वाला एंगल 120 डिग्री का है। और पी क्यू प्लस क्यू एस किसके बराबर है? एस आर के। मतलब क्या हुआ कि अगर ये लाइन ए है, ये बी है, तो मेरे दोस्तों ये एस आर ये कितना है मेरे दोस्तों? ए प्लस बी है। आप बोलोगे जी सर ठीक है। आपको यहां पे क्या निकालना है? एंगल क्यू की वैल्यू निकालनी है। ये वाला एंगल मेरे दोस्तों आपको निकालना है। जवाब दीजिए, बताइए। पेपर का पूछा हुआ सवाल है। बच्चा कह रहा है 30 डिग्री होगा। जो बच्चे 30 डिग्री कह रहे हैं उन्होंने सॉल्व तो करा नहीं है, मुझे पता है। वो लोग मूर्ख हैं एक नंबर के, उनका कॉमन सेंस बिल्कुल खत्म हो गया है। 1 रुपए की बुद्धि उनमें नहीं है। ये पी 120 डिग्री का है, ये पी एस ए है और क्यू एस बी है। तो सवाल में बोला है जो एस आर है, जो एस आर है ये इन दोनों का सम है, तो ये लेंथ ए प्लस बी होगी। क्या आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो ना, परपेंडिकुलर डालते हो तो दोनों वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पे जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो जो लेंथ ये जो डी होगा ये बी और सी से बराबर दूरी पर होगा। दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे, थीटा थीटा। पहली बात तो मेरे दोस्तों आपने यहां पे परपेंडिकुलर डाला, ये लेंथ छोटी है, ये लेंथ बड़ी है, तो ये आइसोसेलेस तो है ही नहीं ट्राइंगल। क्योंकि परपेंडिकुलर अगर आप डालते दोनों बराबर बराबर होते चाहिए था। ये पढ़ा नहीं है सारी बुद्धि, डीबी और डीसी बराबर तो जाके आइसोसेलेस होता। उस केस में अगर 120 डिग्री है तो 30-30 डिग्री का हो जाता, तो 30 डिग्री तो आंसर हो ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आपको बताया कि जब भी आप एल्टीट्यूड डालोगे तो एल्टीट्यूड हमेशा बड़े एंगल के नजदीक जाता है, परपेंडिकुलर हमेशा बड़े एंगल के नजदीक होता है। ये जो आपने एल्टीट्यूड डाला है पी एस, ये जो पॉइंट एस है ये क्यू के ज्यादा नजदीक है, आर से दूर है। यानी कि मेरे दोस्तों एंगल क्यू जो है वो बड़ा होगा एंगल आर से। अगर बराबर बराबर करना था तो 30-30 डिग्री के करते, लेकिन ये बड़ा करना है, ये छोटा। तो जाहिर सी बात है जो एंगल क्यू है इसका मान 30 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। 30 डिग्री से बड़ा ये एंगल नहीं है पॉसिबल। दो ऑप्शन तो आप देखते ही हटा सकते थे, देखते ही। क्लियर है? अब अगर तुक्का भी मारो तो आपका चांस 50% है सही होने का। 40 डिग्री अंतरात्मा से आवाज आएगी तो 40 डिग्री होगा। 50 डिग्री देखने में पसंद नहीं आता। ये पसंद आना भी एक लॉजिक होता है गणित में। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों यहां तक बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जब भी आपके सामने पूरे मैथमेटिक्स में मेरी बात सुनेगा, दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर दे रखा है, दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर दे रखा है, दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर दे रखा है, तो इसका मतलब आपको ब्रेक करके सवाल बनाना है। आपको बड़ी साइड को ब्रेक करना है, ब्रेक करना है। ठीक है ना? आगे भी इस चीज का यूज होगा भी मेरे दोस्तों। ये मेरे दोस्तों ये साइड ए है, ये बी है, बटे में बी आ रहा है, ये ए प्लस बी है मेरे दोस्तों। तो अगर मैं इस पे ये एस आर की लंबाई कितनी, एस आर की जो लंबाई है मेरे दोस्तों यहां से यहां तक की, ये ए प्लस बी है। ठीक है जी, मैं लिख देता हूं कि फिर आप भूल जाओगे। मैं अपनी मर्जी से इस एस आर पर, अपनी मर्जी, मेरी मर्जी है कुछ, अपनी मर्जी से एक पॉइंट टी मैं इस प्रकार से ले लेता हूं, टी, जो इसको ऐसे ब्रेक करता है कि ये लेंथ बी है और मेरे दोस्तों ये वाली लेंथ ए है। ठीक है मेरे दोस्तों, और मैंने पी से टी को मिलाया। आपको ब्रेक करना है। क्यों मैंने ऐसे ही क्यों ब्रेक करा मेरे दोस्तों? उसके पीछे का कारण ये है मेरे दोस्तों, उसके पीछे का कारण ये है, आपको ये वाला एंगल निकालना है थीटा। भाई ये बी और ये बी दोनों सेम हो गए, ये बी और ये बी सेम हो गए। इससे क्या हुआ? अगर आप यहां ध्यान से देखोगे ट्राइंगल पी क्यू टी को, तो आइसोसेलेस बन गया। ट्राइंगल पी क्यू टी को देखेंगे ध्यान से, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर किसी ट्राइंगल में आपने एल्टीट्यूड डाला है, ये लाइन एल्टीट्यूड भी है और ये लाइन मीडियन भी है, बाइसेक्ट भी कर रही है, तो इसका मतलब क्या ये ट्राइंगल आइसोसेलेस नहीं हो गया?
अगर ट्राइंगल PQT को ध्यान से देखेंगे, ये लाइन PS एल्टीट्यूड भी है, ऊंचाई भी है, और ये लाइन PS बाइसेक्ट भी, मीडियन भी है, बी और बी बराबर टुकड़े कर रही है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। कहने का मतलब अगर ये साइड ए है, कहने का मतलब अगर ये वाली साइड ए है मेरे दोस्तों, तो ये वाली साइड भी ए होगी, क्योंकि ऐसा केवल आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता है। और ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मेरे प्यारे भाई अब बहुत प्यार से देखिएगा, बिल्कुल गंदी नजरों से, ध्यान से। किसको देखना है? ट्राइंगल PTR को देखो। किसको? ट्राइंगल PTR को। ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, दोनों साइड बराबर है, तो जाहिर सी बात है दोनों एंगल भी बराबर आएंगे। भाई ये एंगल एक्सटीरियर थीटा है, तो इन दोनों का सम भी थीटा होना चाहिए, दोनों बराबर बराबर होंगे, आधा आधा हो जाएगा, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। भाई ये भी थीटा बाई टू हो जाएगा, ये भी थीटा बाई टू हो जाएगा, एक्सटीरियर थीटा हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये साइड ए, ये साइड ए हो गया। तो मेरे दोस्तों अब इसमें कुछ बचा क्या? इस सवाल में अब कुछ भी नहीं बचा, इसका जो है दम निकल चुका है। बड़े वाले ट्राइंगल PQR को देखेंगे, ये वाला एंगल 120 है, ये वाला एंगल 120 डिग्री का है, तो ये थीटा है, ये थीटा बाई टू है, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 3 थीटा बाई टू, कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ये 120 है, तो बाकी दोनों का सम 60 हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा बाई टू, 3 थीटा बाई टू 60, 3 से 60 20 बार जाएगा, 20 दूनी 40, तो यानी कि यहां से एंगल थीटा 40 डिग्री आ गया। यही आपको निकालना था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर है। PQPT कैसे हो सकता है कुलदीप? आइसोसेलेस ट्राइंगल ही एक ऐसा ट्राइंगल है मेरे दोस्तों जहां एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होती है। अगर किसी ट्राइंगल में एल्टीट्यूड और माध्यिका सेम है, तो इसका मतलब वही लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी, वही लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। भैया मैंने आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं पढ़ाया है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आप एल्टीट्यूड डालते तो यही लाइन मीडियन भी होती है। इसका उल्टा भी तो है, अगर आप एल्टीट्यूड खींच रहे हो और ये मीडियन निकल के आ रहा है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। क्यों नहीं समझते आप इस बात को? ट्राइंगल PQT को ध्यान से देखेंगे, ये एल्टीट्यूड है, लेकिन ये इस प्रकार से है कि ये बेस को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, बी और बी, SQ और ST बराबर है, मतलब ये एल्टीट्यूड भी है, यही लाइन माध्यिका भी है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा PQT। यही लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होगी, ये लाइन PSQT का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। रिमंक भाई ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री, तो बाकी दोनों एंगल का सम 60 डिग्री बचा। देखिए आप दोबारा से, मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ाया है, वो दोबारा से जाके पढ़िए। कितने स्टूडेंट ऐसे जिनको ये सवाल समझ में आ गया? इसी के साथ आपकी ज्योमेट्री की सेकंड शीट पूर्णतया समाप्त होती है। अब हम बढ़ेंगे ज्योमेट्री की थर्ड शीट की तरफ। ठीक है भाई, ज्योमेट्री की थर्ड शीट की तरफ अब हम लोग चलेंगे। थर्ड शीट में मेरे दोस्तों टोटल 60 क्वेश्चन है, 60 सवाल हैं। तो आपने घबराना तो बिल्कुल नहीं है, हम 60 के 60 सवाल को कोपचे में लेंगे। ठीक है जी। इस चैप्टर में 15 सीट हैं टोटल। ठीक है, अब स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी सी। अब ज्योमेट्री की तीसरी शीट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तीसरी शीट में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम पे रिलेटेड सवाल, पाइथागोरस थ्योरम पे। हम तीसरी शीट में पढ़ेंगे साइन रूल। हम इस शीट में पढ़ेंगे कोसाइन रूल। हम इस शीट में पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय। तो ये सारा कंटेंट हम इस शीट में पढ़ेंगे। ये आपने कभी नाम सुना है? साइन रूल, कोसाइन रूल, ये सब नाम सुना है आपने? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम।
अगर आपको नहीं समझ में आया कोई क्वेश्चन तो आप उसको 2-3 बार रिपीट करके देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से शुरू करूंगा मेरे प्यार भी, पहले कुछ रिवीजन के तौर पे ले लेते हैं। ये देखिए सवाल नंबर 1, व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस ऑफ ए ट्राइंगल हुज बेस इज 21.4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15.5 सेंटीमीटर। बताइए, सवाल में दे रखा है उस ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या होगा जिस ट्राइंगल का बेस 21.4 है और उसकी हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। तो मैंने आपको गोल्डन तरीका बता रखा है। अगर किसी ट्राइंगल का, बिल्कुल राज चिंता मत करो, अगर किसी ट्राइंगल का आपको बेस दे रखा, राज तुम बताओ इस सवाल का आंसर। अगर किसी ट्राइंगल का बेस दे रखा है और हाइट दे रखी है तो क्या आप उस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे? किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 21.4 गुणा हाइट। यार ये पिछली शीट में तो ये चीज समझाई थी। दिक्कत क्या है आपको इस सवाल में, मुझे बताओ। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, राज ये आपको याद है कि सब आपने चूरन खा लिया नोट्स का? ठीक है भाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखिए 2 से 21.4 काटेंगे मेरे दोस्तों, कितनी बार जाएगा? 10.7 बार जाएगा ना, 10.7। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है भाई। लंबाई की जब लंबाई में गुणा होगी, बेस सेंटीमीटर में, हाइट भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में गुणा होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखिए आपको यहां पे इसकी गुणा करनी है और आंसर जो है ना वो लगभग में है, लगभग में, अप्रोक्स में आंसर है। तो आपको अप्रोक्स गुणा करनी है, या यूनिट डिजिट चेक मत करने लगना भाई। देखिए गुणा भी ना ब्रेक करके करते, पहले 15.5 की 10 में गुणा करो, है ना भाई। 10.7 का क्या मतलब है? 10.7 का मतलब होता है 10 प्लस 0.7। ऐसी चीजों को ब्रेक करना सीखो। 15.5 की पहले 10 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों 155 प्लस, ठीक है भाई। अब 15.5 की मेरे दोस्तों गुणा करेंगे 0.7 में, तो क्या आएगा मेरे दोस्तों गुणा करके? है भाई, जवाब दीजिएगा। अगर 15 की भी गुणा, देखिए थोड़ा और ब्रेक करके करते, 15 की गुणा कर लेता हूं 0.7 में, 15 सत्ते 105, 10.5 आएगा मेरे दोस्त। यानी कि आंसर 165 से बड़ा आएगा, यानी कि ये वाले ऑप्शन नहीं है। और 0.5 की 0.7 में गुणा करूंगा, 0.5 की 0.7 में, तो 0.35 आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों ये आएगा 165.85। तो 165.85 किसके नजदीक है? ऑप्शन ए के नजदीक है, 165.9। ऐसे मल्टीप्लाई करनी होती है, टुकड़ों में मल्टीप्लाई करो। यही है कैलकुलेशन ट्रिक, और कोई कैलकुलेशन ट्रिक नहीं होती कि मैं आपको अलग से कुछ समझाने वाला हूं। 15.5 की 10 में गुणा करेंगे 155। अब 15.5 की 7 में गुणा करनी, ये भी नहीं आती मुझसे करनी। तो 15 की पहले 0.7 में गुणा कर लो, 15 सत्ते 105, 10.5। 0.5 की 0.7 में गुणा करेंगे 0.35। अभिनव 1/2 बेस, 2 से 21.4 को काटा ना, 10.7 बार जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 2 नंबर। करो।
हाँ जी, वेरी गुड मेरे दोस्तों। रोशन कह रहे कंसेप्ट पहले बताइए, रहे तुम्हारे कंसेप्ट का स्टेसी मारूं। ये रोशन और राज नाम के लड़कों ने तो जिंदगी नरक बना दी है। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। ये कितनी बार मैं आपको बताऊं, अभी तुम्हारी स्टेसी। एक ट्राइंगल की दो साइड है, 12.8 मीटर और 9.6 मीटर। इफ द हाइट ऑफ ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग टू 12 मीटर इस 12 मीटर करस्पॉन्डिंग टू 9.6 मीटर, 9.6 मीटर के करस्पॉन्डिंग जो हाइट है ट्राइंगल की वो 12 मीटर है। तो 12.8 मीटर के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी? तो मेरे दोस्तों हम यहां पे एरिया को इक्वल कर देंगे। तो मुझे क्यों गरियाने पे मजबूर करते हो हैं? भाई ये ट्राइंगल एबीसी है, ए बी सी। वर्टेक्स ए के सामने की साइड ए है, यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये हाइट है H1। ये ट्राइंगल की हाइट होती है H1। बात समझ में आई? तो मैंने क्या बताया है, किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया, एरिया को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा। डेल्टा होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 AH1। ठीक है भाई। अब ये वाली साइड वर्टेक्स बी के सामने की साइड बी है, और सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग हाइट है H2। एरिया क्या आ जाएगा? 1/2 BH2। ए रोशन, रोशन बेटा तुम अपना नाम बेशरम कर दो, थोड़ा मिलता जुलता भी है, लोग पहचानने में ठीक रहेंगे। आप यहां ये परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे दोस्तों, वर्टेक्स सी के सामने की साइड सी है, और ये हाइट आ जाएगी H3, जो आ जाएगा 1/2 CH3। एरिया मतलब एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बात समझ में आई? और क्या होगा? एरिया कांस्टेंट होता है, एरिया कांस्टेंट होता है, इसका मतलब AH1 बराबर BH2 बराबर CH3 आएगा कि नहीं? यानी कि किसी भी ट्राइंगल में हाइट का प्रोडक्ट, जो हाइट का जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो का रिवर्स होता है। अभी हाइट का जो रेशियो होगा, हाइट बड़ी है तो साइड छोटी होगी, हाइट का जो रेशियो है उस साइड के रेशियो का मेरे दोस्तों क्या होगा? रिवर्स होगा। H1:H2:H3 बराबर 1/A:1/B:1/C। इन्होंने जिंदगी में एक ही चीज सीखी है, बेसिक से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, उसके बाद आगे पढ़ना ये उन्होंने नहीं सीखा है। ये चीज क्या मैंने आपको बताई नहीं है? बोलो। अब एक ट्राइंगल की दो साइड है, 12.8 मीटर और 9.6 मीटर। अब 9.6 मीटर के करस्पॉन्डिंग जो हाइट है 12 मीटर है। तो 12.8 मीटर के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी मेरे दोस्तों? साइड, जो साइड का रेशियो होगा उसका उल्टा हाइट का रेशियो होगा। और तो साइड का रेशियो है कितना? देखिए 32 से जा रहा है मेरे दोस्तों, 32 चौका 128, 32 दिया 96। ये किसका रेशियो मेरे दोस्तों? साइड का रेशियो है, साइड का रेशियो है भाई। अगर किसी ट्राइंगल की साइड 12.8 मीटर और 9.6 मीटर है, ध्यान सुनिएगा, 12.8 मीटर और 9.6 मीटर, ये किसी ट्राइंगल की साइड है, तो इन साइड का रेशियो कितना है? 32 चौका 128, 32 दिया 96, 4 3। तो इनके ऊपर जो हाइट होंगी, हाइट का रेशियो 3:4 होना चाहिए, रिवर्स। रिवर्स होगा, 4:3 अगर साइड का, तो हाइट का रेशियो उल्टा होगा, 3:4। 9.6 मीटर के ऊपर हाइट 12 है, 9.6 मीटर के जो करस्पॉन्डिंग हाइट है वो 12 मीटर है। 4 की वैल्यू 12 मीटर है, 3 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 9 मीटर आ जाएगी, 3 गुना। तो 12.8 मीटर के करस्पॉन्डिंग हाइट आएगी 9 मीटर। ये आंसर है। ऐसे लोगों को मुझे तीर से वध करने का मन करता है। ठीक है भाई। अगला सवाल, सवाल आपके सामने लेंगे, 3 नंबर। जवाब दीजिए इस प्रश्न का क्या आंसर है किसी में दम इस सवाल को करने का?
उस राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर ज्ञात करिए जिसकी 90 डिग्री बनाने वाली साइड 20√3 मीटर और 15√3 मीटर है। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, क्या पूछा है आपसे? उस राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर बताओ जिसकी 90 डिग्री बनाने वाली साइड है 20√3 और 15√3 मीटर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री बनाने वाली साइड है भाई, ये साइड है 15√3 और ये वाली साइड है 20√3। इसका पेरीमीटर पूछा है तो क्या पेरीमीटर नहीं बता सकते? भाई √3 यहां है, √3 यहां है, तो √3 तो यहां आएगा ही आएगा, √3 तो आएगा ही आएगा। अब ये 15 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 25। 15 20 25 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 3 4 5 याद करा ट्रिपलेट, 3 4 5, 3 4 5 का 5 गुना हो रहा है 5 टाइम्स। 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25 25, ये हाइपोटेनस 25√3 आएगा। पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। 15 25 40 और 20 60√3 पेरीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है जी, बहुत आसान सवाल है, प्री में ऐसे सवाल आते हैं। अगला करिए सवाल नंबर 4। पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड का सम, जानते हो ना। एक ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू आर की जो लंबाई है वो पी क्यू के दुगने से 3 सेंटीमीटर कम है। देखिए ये सवाल आया है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर में साइड क्यू आर की जो लंबाई है वो पी क्यू के दुगने से 3 सेंटीमीटर कम है। तो पी क्यू के दुगने से क्यू आर कितना कम है? 3 सेंटीमीटर कम है, यह आपको दिया गया है। बात समझ में आई? क्यू आर जो है वो पी क्यू के दुगने से 3 सेंटीमीटर कम है। लेंथ ऑफ द साइड पी आर एक्सीड लेंथ ऑफ साइड पी क्यू बाई 12 मीटर। और पी आर की जो लंबाई है मेरे दोस्तों वो पी क्यू से 12 सेंटीमीटर ज्यादा है। और ट्राइंगल का जो परिमाप है वो 57 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ये होता है जी पेरीमीटर। ये 57 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा 50% ऑफ द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की स्मॉलेस्ट साइड का 50% क्या होगा? सबसे छोटी भुजा का 50% कितना होगा? जवाब दीजिए, करो। क्वेश्चन तो जूम ही है, और क्या करना है इसमें। ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू आर की जो लंबाई है पी क्यू के दुगने से 3 सेंटीमीटर कम है, और जो पी क्यू है वो पी आर से 12 सेंटीमीटर कम है, और इन तीनों का सम पेरीमीटर 57 है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर की सबसे छोटी साइड का 50%। ऑप्शन के हिसाब से देखो, देखिए 3 साइड का जोड़ के 57 आ रहा है। अगर यहां पे ट्रायंगल पी क्यू आर की सबसे छोटी साइड का 50% ये होगा। 50% मतलब आधा होता है। अगर सबसे छोटी साइड का आधा ही 12 होगा, कि सबसे छोटी साइड ही 24 हो जाएगी। ऐसा कैसे संभव है कि पेरीमीटर तो 57 रहे और सबसे छोटी साइड 24 हो? तो ये वाले ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं थे। इतने बेकार ऑप्शन सेट करें। ऑप्शन के हिसाब से एक ही करेक्ट हो सकता था, सी। भाई ट्रायंगल का पेरीमीटर तो 57 है और सबसे छोटी साइड का 50% 12 है। 50% मतलब आधा 12, तो सबसे छोटी साइड तो 24 हो जाएगी। सबसे छोटी साइड 24 थोड़ी ना हो सकती है, 48 थोड़ी ना हो सकती है, सबसे छोटी साइड 42 थोड़ी ना हो सकती है। ठीक है भाई, तो आपको तो यहां पे सॉल्व करके सबसे छोटी साइड निकालनी। अब बताओ, अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहो तो सॉल्व करोगे कैसे, ये बताइए जल्दी से। छह आ रहा है। अगर आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो तीनों को ऐड करने से फायदा क्या होगा? ये क्यू आर कैंसल आउट हो जाएगा, ये पी क्यू और ये पी क्यू कैंसल आउट हो जाएगा अगर आप इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हो। तो क्यू आर और क्यू आर कट गया है भाई मेरे दोस्तों, और ये पी क्यू कैंसल आउट हो गया। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर तो बचा क्या? 2 PQ, 2 PQ और पी आर प्लस पी आर 2 PR, ये बचेगा। तीनों को ऐड कर सकते हो, दिमाग में ऐड कर लोगे, कितना आ गया? 57 3 60, 60 12 62। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से पी क्यू प्लस पी आर आ गया 31। पी क्यू
प्लस पी आर 31 आ गया मेरे दोस्तों, या पी आर प्लस पी क्यू 31 आ गया। पी आर प्लस पी क्यू कितना आ गया 31। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई समस्या है? भाई जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, ये क्यू आर कैंसल आउट हो गया, ठीक है ना, मैं हल्के पेन से लिख देता हूं, ये क्यू आर कैंसल आउट हो गया, ये पी क्यू कैंसल आउट हो गया, तो बचा कितना? बचा भैया पी आर 2 पी आर और ये दो पी क्यू, कितना आ जाएगा 62। तो 57 3 60 12 72, सॉरी 72 का आधा 36 आएगा, ये 36। दो संख्याओं का आपको सम दे रखा है, दो संख्याओं का आपको सम दे रखा है, दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है, तो संख्याएं नहीं निकाल सकते है भाई। अगर दो संख्याओं का आपको सम दे रखा है, या आपने पढ़ा है, अगर दो संख्याओं का आपको सम दे रखा है एक्स प्लस वाई, और उन दो संख्याओं का आपको डिफरेंस दे रखा है, तो संख्याएं कैसे निकालोगे? एक्स का जो मान होगा वो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ए प्लस बी बटे दो, और वाई जो होगा इन दोनों को घटा के आधा कर दो, ए माइनस बी बटे दो। यही है, इन दोनों दो संख्याओं का सम दे रखा है, दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है, तो संख्या मेरे दोस्तों कितना आएगा? एक संख्या आएगी बड़ी वाली जोड़ के आधा कर दो, छोटी वाली घटा के आधा कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे 2x आएगा, इधर a प्लस बी, एक्स का मान a प्लस बी बटे दो, इसमें से घटाएंगे 2y आएगा a माइनस बी, तो y का मान a माइनस बी बटे दो। संख्याओं का सम दे रखा है 36, डिफरेंस 12 दे रखा है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? पी आर। 36 12 48 का आधा 24। छोटी संख्या क्या होगी? डिफरेंस का आधा, 36 माइनस 12 24 का आधा 12, तो 24 12 36 हो गया मेरे दोस्तों। तो ये बचा कितना मेरे प्यारे भाई? यहां पे 57 में से 36 घटाएंगे तो 21, 21 आ जाएगा। तो सबसे जो छोटी साइड आई है वो 12 है, और 12 का 50% पूछा है तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। राम भाई इन तीनों को हमने जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है। जोड़ना नहीं जानते हो आप लोग? एक्सपेक्ट मान के नहीं करना होता है, ठीक है, केवल ऐड करना था। बहुत, ये सवाल सॉल्व करो मात्र 20 सेकंड लगेगा, 20 सेकंड। आगे चलिए, समझाना अलग बात है, सॉल्व करना अलग है। ये बताइए सवाल नंबर 5, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है बी पर, और डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी, बीसी पर एक पॉइंट डी है, कि बीडी की लंबाई 5 है, एडी 13 है, एसी 37 है, तो आपसे डीसी की लेंथ पूछिए। तो मेरे दोस्तों आपके सामने ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है एक, जो कि बी पर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए बी सी, ये वर्टेक्स बी पे राइट एंगल है ए बी सी। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, यहां पे बोला गया है कि साइड बीसी पर एक पॉइंट डी है, साइड बीसी पर ये पॉइंट डी है, और मेरे दोस्तों मिलाया गया है एडी को। सवाल में बोला गया कि बीडी की जो लंबाई है वो 5 है, एडी की जो लंबाई है वो 13 है, और एसी की जो लंबाई है वो 37 है, तो आपसे डीसी की लेंथ पूछिए। तो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जल्दी से जब आपको ट्रिपलेट पता हो। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। भैया ये 13 है, ये 5 है, तो कितना आ जाएगा? 12। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, सभी बच्चों को पता है? आप बोलोगे जी सर। अब बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखो, एबीसी बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, अब 90 डिग्री के सामने 37 है, ये 12 है, तो कितना आ जाएगा? 35। 12 35 37 ट्रिपलेट होता है 35 आ जाएगा, 12 35 37 35 हो जाएगी। भाई अगर ये 35 से 5 है तो डीसी कितना बचा? 30 सेंटीमीटर, 30, तो लेंथ 30 सेंटीमीटर की आएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है सवाल का। डायग्राम बनाएंगे मुश्किल से तो 4-5 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा। प्री का सवाल है, देखो प्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आसान सवाल है, साधारण सवाल है, लेकिन आप ऐसी उम्मीद मत करो कि सारे ही सवाल ऐसे ही आएंगे और मैं आपको ऐसे ही कराता रहूंगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा लेवल भी जाएगा। आगे चलो, एक और क्वेश्चन करेंगे यहां पे। सवाल है दोस्त आपके सामने 6 नंबर, ये बताइएगा।
अच्छा, चलो फिर ठीक है, आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल करेंगे हम। ठीक है दोस्त। अंशु।